उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो वापसी हुई थी, एक लंबे वनवास के बाद वापसी हुई थी 2017 में। और यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए थे योगी आदित्यनाथ। और इसके बाद जो उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी की पक्षधर जनता थी और जो मोदी जी का प्रभाव था, उसके बाद यहाँ की जनता योगी आदित्यनाथ भगवाधारी एक मुख्यमंत्री को पाकर बहुत ही खुश हुई थी। इसके बाद लगातार योगी आदित्यनाथ ने जिस आत्मविश्वास के साथ बहुत से परिवर्तन उत्तर प्रदेश में किए, और उसकी वजह से वह काफी लोकप्रिय हुए। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी इनकी लोकप्रियता इतनी अधिक बढ़ती चली गई। और जिसमें उन्होंने जो हिंदुत्व की जो ब्रांडिंग की, कुंभ की, कांवड़ यात्रा की, और उन्होंने जो मंदिरों को और जो देवालयों को, शक्तिपीठों को जिस तरीके से उठाया, कानून व्यवस्था को जिस तरीके से सुधारा, और कानून प्रशासन को जिस तरीके से टाइट किया, और यहाँ पर गुंडे माफियाओं को ठिकाने लगाया, और किस तरीके से तख्ती लेकर गुंडे बदमाश थाने में आने लगे और अपनी जान की भीख मांगने लगे। तो ये सब उदाहरण कभी देखने को नहीं मिला था। और कांवड़ यात्रा में और कुंभ की यात्रा का जो सफल आयोजन उन्होंने किया, इसको भी प्रदेश और प्रदेश के बाहर की जनता ने बहुत सराहा। और जिस तरीके से कांवड़ यात्रा पर जो लगातार जो हमले हुआ करते थे जिहादी तत्वों द्वारा, और इसके अलावा जो कांवड़ यात्रा और कुंभ के जो मेले के आयोजन के समय उन्होंने जो पुष्प वर्षा कराई, उससे उन्होंने उत्तर प्रदेश की संस्कृति को, जो जड़ें थीं और जो यहाँ की विचारधारा थी, यहाँ पर काशी, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, चित्रकूट और विंध्यवासिनी, ऐसे अनेक शक्तिपीठ और ऐसे अनेक तीर्थ स्थल हैं जो कि बहुत हिंदू धर्मावलंबियों में जिसका ऊंचा स्थान होता है। तो इनका उन्होंने जीर्णोद्धार किया, इनके विकास पर ध्यान दिया, और इनको सुव्यवस्थित करने पर केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि वह काफी लोकप्रिय हो गए। यहाँ दोस्तों, इसी संबंध में हम आगे बात करेंगे। और हमारे YouTube चैनल इन्फो5 इंडिया में मैं आप सभी का स्वागत और करता हूँ। सभी को नमस्कार। और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जितने वो लोकप्रिय होते गए, उतना ही अंदर अंदर पार्टी के वर्चस्व की लड़ाई भी शुरू होती गई, और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ता गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद एक पॉपुलर चेहरे के रूप में योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आने लगा। लेकिन अभी इधर कुछ दिनों से लगातार कुछ साजिशें उनके खिलाफ की जा रही हैं। मैं इस बात की पहले आपको पुष्टि कर दूं कि मैं जिस भी प्रकार की चर्चा करने जा रहा हूं, जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो साजिशें चल रही हैं, उन सभी का जो मैं हवाला दे रहा हूं, वह मीडिया स्रोतों पे, सोशल मीडिया, यूट्यूब विश्लेषकों, राजनीतिक विश्लेषकों और विपक्ष के द्वारा जो बातें सामने आ रही हैं, उन्हीं बातों के आधार पर कर रहा हूं। मेरे द्वारा इसमें कुछ भी मनगढ़ंत थोपा नहीं गया है, न किसी बीजेपी के शीर्ष नेता से हमारी कोई बात हुई है कि उन्होंने बताया है कि इस तरीके का कोई षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन केजरीवाल ने क्या कहा था इलेक्शन के समय, जब वो जेल से बाहर जमानत पर आए थे, तब उन्होंने क्या कहा था, विपक्षी आज क्या कह रहे हैं, क्या बीजेपी के जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, वह उनका क्या रुख दिखाई दे रहा है, पार्टी के अंदर किस तरीके से कमी छांटने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन के बाद, और किस तरीके का जो विश्लेषण सामने आ रहा है, इन सबको देखकर लगता है कि योगी आदित्यनाथ पर कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, और इनको ऐसी स्थिति में लाने की कोशिश की जा रही है कि इनमें भारी गलती जनता को दिखाई जा सके, पार्टी को दिखाई जा सके। लेकिन पार्टी को यह नहीं पता है कि पार्टी के अंदर ही एक ऐसी लॉबी तैयार हो गई है जो सामने आकर नहीं, पीछे से योगी आदित्यनाथ के प्रभाव, उनके कार्य और उनकी पॉपुलैरिटी में कहीं ना कहीं छेद करने की और योगी आदित्यनाथ को किनारे करने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के अंदर ही प्रयास किया जा रहा है, और इसी का फायदा विपक्षी उठाकर तमाम तरह के तमगे लगा रहे हैं। तो यह सब बातें सामने आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने कितना शानदार काम किया था उत्तर प्रदेश में। उन्होंने निवेश बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश को कई मोर्चों पे वो नंबर 1 का प्रदेश बना सके।
जहां कर्नाटक, महाराष्ट्र नंबर 1 और 2 पर हुआ करते थे, वहीं उत्तर प्रदेश को उन्होंने उठाया। रोजगार बढ़ाने के लिए ओडीओपी जैसे बड़े क्या कहते हैं उन्होंने प्रयोग किए, और इसी तरीके से कोरोना काल में कितना अच्छे तरीके से जो इनका मैनेजमेंट रहा और पूरे डेडिकेशन के साथ जनता के साथ लगे रहे। तो इन सब चीजों को देखते हुए, इसके अलावा जो दंगाई थे, जो माफिया थे और जो अराजक तत्व थे, उनको किस तरीके से कंट्रोल में किया, कितनी सख्ती के साथ कंट्रोल में किया, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्वांचल हो, तो इसका अन्य प्रदेशों में यह प्रभाव हुआ है कि वहां पर भी योगी आदित्यनाथ जैसे सीएम की डिमांड होने लगी। और यही कारण था कि जब कोई भी चुनाव आता था तो जो स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट होती थी उसमें योगी आदित्यनाथ का भी नाम शीर्ष पर रहता रहा है, और उनकी बड़ी बड़ी रैलियां होती रही हैं, और उन्होंने सारे इलेक्शन में, चाहे प्रदेश के हुए हों चाहे केंद्र के हुए हों, उन्होंने जमकर मेहनत की है। तो यह उनकी पॉपुलैरिटी बताती है, लेकिन नंबर 2 की लड़ाई में कहीं ना कहीं उनको खींचने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव के जो रिजल्ट आए, उस रिजल्ट के बाद लगातार समीक्षा का दौर चला, और उत्तर प्रदेश की जो अधिकतम सीटें रही हैं, आपने देखा होगा कि 2014 में बीजेपी को 74 सीटें मिली, इसके बाद 19 में 62 सीटें तब मिली जब सपा बसपा गठबंधन लड़ रहे थे, और इसके बाद बीजेपी को 34 सीटें मिली ये 2024 के इलेक्शन में। तो 2024 के इलेक्शन में जो 34 सीटें मिली, उसका ठीकरा कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर फोड़ने की कोशिश की गई पार्टी के अंदर। जो समीक्षा बैठकें हुई उसमें अगर योगी आदित्यनाथ कहीं बरी होते हुए नजर आए तो समीक्षा की लिपापोती की गई, और अगर कहीं उन पर दोष मढ़ने का अगर चांस मिला तो पूरा प्रयास किया गया कि योगी आदित्यनाथ को इस जो उत्तर प्रदेश से थोड़ी सी जो सीटें घटी हैं उसका दोषी ठहराया जा सके। लेकिन इसके कारण बहुत से हैं। जिस तरीके से विपक्ष ने एक भ्रम और झूठ की जो राजनीति की, और इस माध्यम से जो संविधान आरक्षण को लेकर जो झूठ और भ्रम फैलाया, उसका कहीं ना कहीं परिणाम हुआ कि सीटें कुछ घटी। और आपने देखा होगा कि अपना दल और सपा के जो बसपा के जो वोटर होते थे, वह भी खिसक के कांग्रेस की तरफ चले गए। कांग्रेस, जहां कांग्रेस लड़ी वहां कांग्रेस की तरफ चले गए, और बाकी चले गए सपा की तरफ। तो परिणाम काफी निराशाजनक रहा उत्तर प्रदेश का। तो इससे योगी आदित्यनाथ भी काफी अपसेट रहे, और यह अपसेट उनका जो बीजेपी की जो बैठकें हुई थी जस्ट इलेक्शन रिजल्ट के बाद, उसमें योगी जी का चेहरा बता रहा था कि कितने वो अपसेट हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी। तो आप ये समझिए कि लगातार मीडिया के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से अमित शाह को लेकर भी कुछ बातें चर्चाओं में आती हैं, जो कि स्वतंत्र विश्लेषक, राजनीतिक चिंतक और चर्चा में जो डिबेट वगैरह में रहते हैं, वह इन सब बातों को कह रहे हैं लगातार कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश बीजेपी के मुख्यमंत्री पद से हटाने की साजिशें की जा रही हैं, षड्यंत्र किया जा रहा है। तो आप ये जान जाइए कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को किसी षड्यंत्र के तहत अगर हटाया जाएगा तो उसका परिणाम वही होगा जो कल्याण सिंह के बाद बीजेपी का उत्तर प्रदेश में हुआ था, और उत्तर प्रदेश से बीजेपी एक लंबे समय के लिए वनवास में चली गई थी और बड़ी मुश्किल से वापसी हुई थी। तो योगी आदित्यनाथ का काम अच्छा रहा है और जनता ने उनको सराखों पे लिया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में लगातार बीजेपी की 2 बार सरकार बन पाई। तो यह सब कुछ षड्यंत्र चल रहा है। केजरीवाल ने भी कहा था जब वह जेल से जमानत पर आए थे, चुनाव प्रचार चल रहा था, तब उन्होंने कहा था और बहुत क्रोध में कहा था, जिन बातों को जल्दी कहा नहीं जाता है। केजरीवाल ने कहा था कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में टकराव चल रहा है, और नरेंद्र मोदी के पास मुश्किल से जो उन्होंने आयु सीमा तय की उसके हिसाब से 1.5 साल का समय है, अगला प्रधानमंत्री बनना है किसी को, जो भी बनेगा। तो इसके लिए बीजेपी के अंदर लड़ाई चल रही है। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जहां योगी आदित्यनाथ का नाम आता है मोदी जी के बाद, जो पॉपुलैरिटी है, जो जनता की डिमांड है, उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम आता है, तो उनको रास्ते से निपटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा था इलेक्शन के बाद ये चीज सामने आएगी। अब केजरीवाल की बात सत्य थी कि तुक्का था कि केजरीवाल ने इसको चुनावी स्टंट के रूप में इस्तेमाल किया था, लेकिन जस्ट चुनाव रिजल्ट के बाद उत्तर प्रदेश में जो स्थिति योगी आदित्यनाथ के लिए दिख रही थी, वह यही समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं सत्ता और पावर का खिंचाव बीजेपी के अंदर चल रहा है,
और उसमें योगी आदित्यनाथ को अकेला और अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। एक छोटा सा प्रकरण आया था जिसमें अयोध्या के डीएम ने वहां हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के खिलाफ कार्रवाई की थी जब समीक्षा बैठक हो रही थी। आप समझिए कि उस समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश के दो मंत्रियों को भेजा गया था, जिसमें डीएम और एसपी भी थे। उसमें महंत राजू दास से वहां के डीएम नीतीश कुमार की बहस होती है और बहस के बाद उनकी सिक्योरिटी हटा दी जाती है और उस महंत की, जिसपे जान के बहुत खतरे रहते हैं, बहुत डेथ थ्रेट आती है आतंकवादियों की तरफ से, क्योंकि वो सनातन की रक्षा में अक्सर कुछ ना कुछ अपने बयान देते हैं और सनातन विरोधियों को भी बयान देते रहते हैं। तो उनको माना जाता है कि वह योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी महंत हैं। जब उनके खिलाफ डीएम ने खुलकर इस तरीके से कार्रवाई की तो इससे समझ में आया कि डीएम योगी आदित्यनाथ को नजरअंदाज करते हुए ऐसी कार्रवाई कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर एक सत्ता का दूसरा भी खेल चल रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं से डीएम को इस बात की सह मिली हुई है कि आप अपना डिसीजन ले सकते हैं इस तरीके का। और इसके बाद राजू दास वहां जाके सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलते भी हैं, जब उनकी सुरक्षा हटा दी थी वहां के डीएम ने, तो मिलते भी हैं। इसके बाद की बातें बंद बक्से में रह जाती हैं, वो अंदर कमरे की बातें रह जाती हैं, वो सामने नहीं आती। सुरक्षा उनकी फिर से बहाल की गई कि नहीं की गई, इस विषय में अभी कुछ बयान नहीं आया है। तो योगी आदित्यनाथ को अगर उत्तर प्रदेश से बीजेपी उनका पैर खींची, क्योंकि बहुत सी महत्वाकांक्षी योजनाओं को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपनी इच्छा शक्ति से बहुत तरीके से उत्तर प्रदेश को रास्ते पर लाने की कोशिश की है, क्योंकि अच्छा निवेश तभी आता है, बिजनेस तभी फलता फूलता है जब यहाँ कानून व्यवस्था होती है और राजनीतिक स्थिरता होती है। तो इस दिशा में योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा काम किया और इसी कारण निवेश बढ़ने की स्थिति आई। फिल्म सिटी का भी काम नोएडा में हो रहा है और काफी रफ्तार से हो रहा है। तो जो कुछ काम हुए आपने देखा, चित्रकूट हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, विंध्यवासिनी धाम हो, मथुरा में धार्मिक कार्य हो रहे हो, या प्रयागराज का कुंभ हो, फिर से कुंभ 2025 में आने वाला है जिसकी भव्य तैयारियां। और उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ ने कि किस तरीके से ब्रांडिंग करके अपने उत्तर प्रदेश की पहचान को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये सब करके उन्होंने उत्तर प्रदेश को काफी लोकप्रिय बनाया, काफी चर्चा और सुर्खियों में लाया, निवेश भी बढ़ा। तो इस तरीके से वह उत्तर प्रदेश को काफी पटरी पर लाने की कोशिश की और काफी एक लंबे समय से बीजेपी वनवास के बाद उत्तर प्रदेश में आई थी। लेकिन जिस तरीके का षड्यंत्र चल रहा है बीजेपी में, यह उसी स्थिति की तरफ इशारा कर रहा है जैसा कि हिंदू हृदय सम्राट कल्याण सिंह को बीजेपी ने साइडलाइन किया था, उनको अलग थलग किया था। बाद में वो पार्टी से रुष्ट होकर अपनी पार्टी बनाए थे। इसके बाद धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति नीचे से निम्न से निम्न अवसान की तरफ चली गई थी। और फिर परिणाम क्या हुआ था? परिणाम यही हुआ था कि लंबा वनवास बीजेपी को झेलना पड़ा। उस बीच में सपा बसपा की जातिवादी राजनीति उत्तर प्रदेश में हावी रही और जगह जगह जो जातिवाद था और सामाजिक सौहार्द था वह इस राजनीति में पिसता रहा। अभी अजय राय ने एक बयान दिया था, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में दो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के बीच में लड़ाई के कारण उत्तर प्रदेश पिस रहा है। उन्होंने कहा था, इस घटना को उन्होंने उठाया जो हाथरस में हुई थी। उन्होंने कहा कि वहां पे पहले सीएम पहुंचते हैं, बाद में डिप्टी सीएम पहुंचते हैं। कौन पहले आगे पहुंचा, बाद में कौन पहुंचा, यह तो पार्टी तय करती है और यह सिचुएशन तय करती है। लेकिन उन्होंने डिप्टी सीएम के एक बयान को, जो कि सुर्खियों में था, अभी न्यूज़पेपर में भी था, कि किसी बात से वह जो वीआईपी कल्चर हटाने की जो योगी जी ने कोशिश की है उससे कुछ दिक्कतें आई, जिस निर्णय पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नाराजगी जाहिर की थी। तो इस नाराजगी को आधार बनाते हुए अजय राय ने कहा कि बीजेपी के अंदर जो डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में जो रस्सा कस्सी चल रही, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश पिस रहा है। तो ऐसे कुछ बयान सामने आए और धीरे धीरे करके बीजेपी के अंदर कुछ वायरस भी घुस गए हैं, जो बीजेपी को कहीं ना कहीं खोखला कर रहे हैं, विचारधारा से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर लास्ट में मैं यही कहूंगा कि अगर बीजेपी में योगी आदित्यनाथ को नाराज कर इनको अगर साइड लाइन करने की कोशिश की गई, तो हिंदुत्व की बहुत बड़ी जो विचारधारा है, जो अभियान है उत्तर प्रदेश में, उसको
बहुत तगड़ा झटका लगेगा और यह निर्णय या यह साजिश बीजेपी के लिए बहुत आत्मघाती साबित होगी और बड़ा जो वर्ग है बीजेपी को जो वोट देने वाला हो सकता है कि वह नोटा की तरफ चला जाए अपनी खींच मिटाने के लिए बीजेपी पे। तो बीजेपी को इस चीज़ के लिए सावधान रहना चाहिए। जो बातें जो अफवाह उड़ रही हैं, जो सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर और जो स्वतंत्र विश्लेषकों के माध्यम से जो बातें सुनाई पड़ रही हैं, यह बातें ना सुनाई पड़ें, इसके लिए जरूरी है कि बीजेपी में जो कुछ हो रहा है वह बाहर ना आए। जो स्वतंत्र और जो स्वस्थ निर्णय लिए जा रहे हैं उस पर काम किया जाए और आपसी समन्वय बहुत अच्छा होना चाहिए पार्टी के अंदर। और वर्चस्व की लड़ाई निश्चित रूप से वही उसी तरफ ले जाएगी कि आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। और ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा और जब उत्तर प्रदेश से बीजेपी को नुकसान होगा तो आप समझ सकते हैं केंद्र में बीजेपी कितनी टिक पाएगी। तो यह कुछ हमारे द्वारा विश्लेषण था और हमने अपनी तरफ से कोशिश की, जो बातें सामने आ रही हैं उन सब चीज को सामने लाने की कोशिश की। तो हमारी अपनी यही राय है कि उत्तर प्रदेश को ब्रांड बनाने में, उत्तर प्रदेश को सही रास्ते में ले जाने पर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से पारदर्शिता, ईमानदारी और प्रशासनिक सख्ती दिखाई है उसका उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा परिणाम हुआ है। और कई मामलों में व्यवस्था यहाँ सुधरी है, बिजली की व्यवस्था हो, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग की बातें हों, थोड़ा सा पेपर लीक होने की कुछ घटनाएं हुई हैं। इसमें हो सकता है कि पुराना जो तंत्र रहा है, प्रशासनिक तंत्र रहा है, उसका योगी जी के खिलाफ अंदर अंदर जो खिंचाव चलता है उसका भी कुछ परिणाम हो सकता है कि सरकार पे इस तरीके के दाग लगें। तो सरकार को चाहिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार को चाहिए कि इस विषय पे भी अपनी नज़र डालने की और उनको सख्ती से पकड़ने की कोशिश करें ताकि यहाँ पर जो सरकारी भर्तियां जो रुकी हुई हैं वह सही रास्ते पर आ जाए और जो शिकायतें आ रही हैं वह दूर हो जाए। बाकी उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार बहुत अच्छी रही है और यही कारण है कि जो दूसरे अन्य प्रदेश हैं वहां पर भी योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की मांग उठती रही है। लास्ट में पूरा कंक्लूड करने के पहले मैं योगी आदित्यनाथ के उस तरीके को जिसमें उन्होंने दंगाइयों और जो बलवाई होते हैं, जो बड़ी बड़े क्या कहते हैं जुलूस निकालने के बाद जो अराजक हो जाते हैं, उनके अराजक होने पर उनको चिन्हित कर उनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान को उनसे वसूलने का जो तरीका अपनाया था, यह इनका तरीका बहुत ही कारगर रहा। और बीजेपी के जो अपने निर्णय होते हैं उससे अलग या स्वतंत्र निर्णय योगी जी की तरफ से रहा जो काफी लोकप्रिय हुआ। शुरुआत में बीजेपी असमंजस में रही इस चीज को लेकर, लेकिन जब जनता की प्रतिक्रिया अच्छी देखी तो बीजेपी ने इस तरीके को अपना एक कहते हैं अपना सिद्धांत बना लिया, जिसका अन्य राज्यों में भी अब प्रयोग देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि योगी आदित्यनाथ के कोरोना काल के मैनेजमेंट को ऑस्ट्रेलिया में भी सराहा गया था और उनके सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली के तरीके को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी सराहा था। जब एक बार गोरे और काले को लेकर अमेरिका में दंगा हो रहा था, तब उन्होंने इस तरीके को अपनाया था कि जिस दंगाई के द्वारा सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होगा, संपत्ति उसी से वसूली जाएगी और सारी भरपाई उसी से की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने इस तरीके की भरपाई करना शुरू किया तो सारे दंगाई अपने बिल में घुस गए, फिर उनकी हिम्मत नहीं होती थी। ऐसे कई उदाहरण सामने आए कि उनके पोस्टर लगाए गए, उनको सार्वजनिक किया गया उनके चेहरे को। इस बीच में न्यायपालिका और कोर्ट भी आने की कोशिश किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ की अपनी इच्छा शक्ति हावी रही और उन्होंने कानून बनाकर इसको लागू किया। और इस योगी आदित्यनाथ का यह तरीका लगातार उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाहर और विदेशों में भी सराहा गया। तो बहुत कुछ ऐसे प्रयोग योगी आदित्यनाथ के सामने आए जो दंगाइयों को कंट्रोल करने, माफियाओं का इलाज करने, चाहे वो जेल में बंद हो चाहे जेल के बाहर हो, और जो सिस्टम में रह के जो घूसखोरी चलती थी और ट्रांसफर पोस्टिंग में लोगों से बड़ी बड़ी रिश्वतें ली जाती थी, अब कम से कम सामने और सीधे नहीं होती हैं और प्रत्यक्ष रूप से उस पर काफ़ी रोक लग चुकी है। और यही कारण है कि प्रदेश में ऐसे बहुत से ट्रांसफ़र हुए जिसका मैं स्वयं साक्षी हूँ। बहन हमारी अध्यापिका है और वह किस तरीके से अपने दूर के ट्रांसफ़र से अपने गृह जनपद में वह पहुंच सकी बिना किसी बड़ी लेन देन के।
तो यह सब कुछ जो देखने में आया यह काफी राहत भरा था, लेकिन कुछ निर्णय ऐसे हैं जिससे सरकारी जो सेवा में जो लोग हैं वह नाराज हैं, तो उनको भी मनाने की कोशिश करनी चाहिए। और वर्चस्व की लड़ाई जो बीजेपी में चल रही है, बीजेपी समय से इसको समझ ले और इसका निपटारा कर ले, नहीं तो आने वाले समय में यह बहुत आत्मघाती होगा और उत्तर प्रदेश को उसी दिशा में ले जाएगा जैसा परिणाम हिंदू हृदय सम्राट कल्याण सिंह, स्वर्गीय कल्याण सिंह के बाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह कुछ हमारे द्वारा चर्चा विश्लेषण रहा है। आपको इस विषय में क्या आपकी राय बनती है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें आपके राय का, आपके कमेंट का, आपकी ओपिनियन का हमें प्रतीक्षा की हमें प्रतीक्षा रहेगी। फिर आते हैं कुछ ऐसी चर्चा विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।